हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट का 4.4 से स्टार्ट करके 4.4.4 तक कर लिया था, और ये उसका एनवायरनमेंट का सेकंड लेक्चर होगा। पहला लेक्चर में मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, हमने 4.4 तक कर लिया था, ग्लोबल इनिशिएटिव तक। और यहाँ पे हमने अब स्टार्ट जो करना है वो करना है 4.5 से लेके 4.6 तक हम कोशिश करेंगे आज पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसके मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें दूसरा लेक्चर ये निकलेगा, और लास्ट लेक्चर में जो 4.7 से हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 4.10 तक कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन से 4.5 से, और आज बायोडाइवर्सिटी तक हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है पोल्यूशन से आ रही है। यहाँ पे एक कमीशन बनी है जो क्वालिटी एयर क्वालिटी देखती है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखती है, जिसका नाम है CAQM। ये नेशनल कैपिटल रीजन में है और एडजॉइनिंग एरियाज़ में ये कमीशन इम्पॉर्टेंट है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM जो आपकी NCR में है, और एडजॉइनिंग एरिया बिल 2021 पास हुआ था दोनों हाउस पार्लियामेंट में, जो रिप्लेस करते हैं पहले जो ऑर्डिनेंस था अप्रैल 2021 में जो आया था। ठीक है, तो इस बिल में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो इस बिल में पावर दे रखी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, कि वो एक सोल अथॉरिटी है जिसमें जुडिक्शन है मैटर्स पे, जो कि डिफाइंड है इस बिल में। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में देखती है, डायरेक्शन देती है कमीशन को, जो प्रिवेल होगा ऑर्डर्स, इसके जो ऑर्डर्स होंगे प्रिवेल होंगे ओवर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, CBCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट PCB और स्टेट लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी पे इसके जो कंट्रोल है, इसका जो कमीशन के डायरेक्शंस है वो लागू होंगे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो कमीशन कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी जो इनके मेंबर सेक्रेटरी होंगे, और चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे फुल टाइम मेंबर। और यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे NGO से। सिलेक्शन कमेटी जो होगी फुल टाइम मेंबर्स की होगी। ये कमेटी आपका जो हेड होगा यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है, ये मिनिस्टर हेड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको देखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो जुडिक्शन की बात करें तो NCR है नेशनल कैपिटल रीजन, और एडजॉइनिंग एरियाज है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। एडजॉइनिंग जो आपका NCR है और NCT दिल्ली का जो एरियाज है उनमें इसकी जुडिक्शन होगी। तो ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। अपील्स जो है कमीशन के अंडर वो लाई करेगी NGT के साथ। ठीक है, कि अपील्स मतलब कि अगर मान लो कमीशन ने कुछ ऐसा कुछ कहा या कुछ भी लगा, तो अपील जो है NGT से आप कर जा सकते हो और उन पे अपील दर्ज करा सकते हो। पेनल्टी की बात करें तो कॉन्ट्रावेंशन जो प्रोविजन का है बिल का या ऑर्डर से डायरेक्शन जो कमीशन की है वो पनिशेबल होंगे विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, 5 साल तक की सज़ा मिल जाएगी या 1 करोड़ तक का फाइन होगा। ये बिल एक्सक्लूड करता है फार्मर्स को पेनल्टी के स्कोप से, क्योंकि वो वैसे ही मतलब उनके पास हर चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं इसलिए। हाउएवर जो कमीशन है कलेक्ट कर सकता है एनवायरमेंटल कंपनसेशन फार्मर से अगर वो स्टबल बर्निंग कॉज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फंक्शन क्या होगा कमीशन का, कि डायरेक्शन इशू करना इंस्पेक्शन पे, रेगुलेशन पे, जो बाइंडिंग है कंसर्न पर्सन या अथॉरिटी पे। रिस्ट्रिक्ट करता है आपका एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंसिंग एयर क्वालिटी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग रिसर्च जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे इम्पैक्ट जो करती है एयर क्वालिटी को। कोड और गाइडलाइंस प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना एयर पोल्यूशन को। अब रीज़न क्या है राइज इन पोल्यूशन दिल्ली में ड्यूरिंग विंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है टेम्परेचर में डिप आना, और टेम्परेचर डिप्स तो इन्वर्जन हाइट जो है होती है, जिसकी वजह से एक लेयर फॉर्म होती है जो बियॉन्ड होती है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट जो है डिस्पर्स नहीं हो सकती अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में जो लोअर रहती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन जो एयर में है वो बढ़ जाती है इसी वजह से। इसके अलावा डिप इन विंड स्पीड भी है, क्योंकि स्टैगनेंट विंड्स होती है विंटर्स में, तो डस्ट पार्टिकल्स जो है
यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है आपका और जो पोल्यूटेंट्स है वो लॉक हो जाते हैं एयर में, और इसकी वजह से ये इफेक्ट करते हैं वेदर कंडीशन को, जिसकी वजह से स्मॉग आता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बायोमास बर्निंग होती है नेबरिंग स्टेट्स में, मतलब यहाँ पे स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं। और लास्ट जो है इसमें कंबशन कॉज्ड बाय फायर क्रैकर्स, मतलब जो बर्स्ट होते हैं आपके, जो बड़े सारे फेस्टिवल्स में होते हैं या क्या कहते हैं शादियाँ वगैरह में होते हैं, या कोई भी ओकेजन जो होता है उसकी वजह से होता है। यहाँ पे सोर्सेज की बात करें दिल्ली पोल्यूशन की कि कैसा ग्राफिक है, तो आप देखो डिफ्यूज सोर्स में सबसे ज़्यादा होता है 22.7% है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट में 22.5% है, उसके बाद इंडस्ट्री है 17.2%, फिर आपका डीजल जनरेटर्स है 12.2%, फिर आपका डस्ट है जो धूल उठती है 11.5% है, ब्रिक क्लीन्स है 9.2 और फिर पावर प्लांट्स है 4.8। तो ऐसा कॉम्पोजिशन है इसका। अब मेजर एंटी पोल्यूशन पॉलिसी जो अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने ली हो, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिल्ली के लिए लिए गई हो। यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है GRAP, जो बेसिकली काम करता है फेज मैनर में एयर क्वालिटी डिटोरेट्स का, जो कि अक्टूबर नवंबर पीरियड में होती है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट बैंड होता है बड़ी सारी चीज़ों पर, जैसे एंट्री ऑफ हैवी व्हीकल्स, ऑड इवन रोड, रेशनिंग रिस्ट्रिक्शन, हॉल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये होता है ग्रेडेड रिस्पांस, मतलब अगर जैसे बढ़ता है तो उस हिसाब से रिस्पांस भी बढ़ जाता है। ठीक है, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में लॉन्च हुआ था, एक 5 साल एक्शन प्लान है जो एयर पोल्यूशन को काम करता है, और एक पैन इंडिया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाता है, इंप्रूव करता है सिटीजन की अवेयरनेस, प्रोग्राम्स फोकस करता है सिटी स्पेसिफिक एक्शन। इसका एम है कि रिड्यूस करना पार्टिकुलर मैटर 2.5 लेवल बाई 20-30% बाई 2024 कंपेयर टू 2017। ठीक है, तो इसका बेस ईयर जो है 2017 का है, और 2024 तक आपका 20 से 30% PM 2.5 कम करना है। ये प्लान एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट सिटीज़ मिशन। फिर आपका अदर इनिशिएटिव की बात करें तो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे BS6 क्लीन फ्यूल इंजन। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ोतरी, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखो तो फेम 2 के अंदर आता है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, ऑड एंड इवन जो इमरजेंसी मेजर है। फिर आपका ये तो बन चुका है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर आपका सफ़र एप्लीकेशन जो है। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई करा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, जो प्रोहिबिट करती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसमें लो यूटिलिटी होती है और हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है बाय 2022। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या है, इंडिया ने डिफाइन करा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक कमोडिटीज़ का इंटेंडेड है कि वो यूज़ होते हैं फॉर बहुत ज़्यादा मतलब एक प्लास्टिक जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए, और डिस्पोज होने से पहले वो रिसाइकिल नहीं होता। तो इसी को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में 2021 में बताया गया है। क्या क्या आता है, प्लास्टिक बैग आता है, स्ट्रॉ आती है, सोडा वाटर बॉटल्स और बड़ी सारी चीज़ें। असेसमेंट जो SUP का होता है वो कंडक्ट होता है, और ये कंपेयर करता है 2 पिलर्स को, यूटिलिटी इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ SUP सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और दूसरा जो है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो सेम रहता है। जो प्रोडक्ट है स्कोर करता है लो यूटिलिटी हाई और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और वो कंसिडर कर सकते हैं इमीडिएट पास आउट। इसमें आप देखो तो यहाँ पे आप देखो 9 रीजन टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। पहला है रिसाइकिल ईजी नहीं होता, सेकेंड है कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, फॉसिल फ्यूल से बनता है, थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट है कैंसर कॉज करता है, फिफ्थ है रिलीजियस करता है टॉक्सिक फूड और ड्रिंक्स में, सिक्स्थ है हाई एनर्जी यूसेज है प्रोडक्शन में, सेवन्थ है वाइल्ड लाइफ को और मरीन लाइफ को किल करता है, एट्थ है पोल्यूट करता है ओशन को, और नाइन्थ है फूड चेन में एंटर हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। प्रोविज़न क्या है इसका, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 का रिप्लेस करता है पहले का जो 2016 का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल
था वो अमेंड हुआ था 2018 में, 2 साल बाद ही। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे प्रोहिबिशन की बात करें तो मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज़ ऑफ सिंगल प्लास्टिक, जिसमें पॉलीस्टाइन और एक्सपांडेड पॉलीस्टाइन कमोडिटीज़ जो इसमें प्रोहिबिट होंगे 1 जुलाई 2022 से, मतलब अगले साल से। ये बैन एप्लीकेबल नहीं होगा उस कमोडिटीज़ में जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बनी हो। थिकनेस जो प्लास्टिक की होगी वो आपकी इस साल से आएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2021। तो जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरिंग बैग की वो इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 50 माइक्रो टू 75 माइक्रोन्स, और ये 120 माइक्रोन्स तक जाएगी विद इफेक्ट 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट में जो नॉट कवर्ड नहीं होता प्रेजेंट नोटिफिकेशन में, वो कलेक्ट होंगे और मैनेज होंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबल वे में थ्रू EPR, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर, जो 2016 के रूल्स में भी है। EPR क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये पॉलिसी अप्रोच है प्रोड्यूसर्स के अंदर जो गिवन सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल और फिजिकल ट्रीटमेंट की, डिस्पोजल ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और ये ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आया था 2011 से, ठीक है ना। इसमें जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा EPR का, गाइडलाइंस का, वो लीगली फोर्स में आएगा थ्रू PWM रूल्स जो 2021 के हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो ये स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, जैसे सेंट्रल बोर्ड हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, वो मॉनिटर करेंगे इस बैन को, आइडेंटिफाई करेंगे वायोलेटर्स और पेनल्टी इम्पोज करेंगे EPA 1986 के अंडर। टास्क फोर्स की बात करें तो स्टेट और UT ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक स्पेशल टास्क फोर्स जो कि एलिमिनेट करती है SUP। यहाँ पे टास्क फोर्स की अगर बात करें तो स्टेट और UT जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्पेशल टास्क फोर्स, एलिमिनेट करेंगे SUP, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PWM रूल्स 2016। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सेटअप करा है नेशनल लेवल टास्क फोर्स जो कोऑर्डिनेट एफर्ट्स डालती हैं डायरेक्शन पे। स्टेट और UT जो कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, उन्हें रिक्वेस्ट डाला है कि वो डेवलप करे कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान एलिमिनेशन का, SUP का, और इम्प्लीमेंटेशन करता है टाइम बाउंड मैनर में। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए है ताकि वो टैकल करे सिंगल यूज़ प्लास्टिक। पहला इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 में, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करा है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और स्टार्टअप ने रिकॉग्नाइज करा है कि स्टार्टअप इनिशिएटिव है कि वो इंक्रीज करता है इनोवेशन डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव SUP एज वेल एज डिजिटल सोल्यूशन क्या हो सकता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। इसके अलावा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है जो एशिया का इंडिया ऐसा पहला एशिया में कंट्री बना है जिसने लॉन्च करा है इंडियन प्लास्टिक पैक्ट। इसका एम है कि टैकल करता है प्लास्टिक पोल्यूशन आपकी कंट्री में, और ये आपका बड़ी सारी चीज़ों को, बिजनेस को एक दूसरे को कम क्रॉस करता है इंडियन प्लास्टिक वैल्यू चेन में, और एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम की तरफ एम करता है ताकि वो मटेरियल को इकोनॉमी में रखे और एनवायरनमेंट को आउट रखे, ठीक है। इसके अलावा अन प्लास्टिक कलेक्टिव की बात करें तो ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और WWF इंडिया ने दोनों ने मिलकर एक कोऑपरेट एक्शन लगाया है प्लास्टिक लीकेज का सोल्यूशन और प्लास्टिक लीकेज। और लास्ट प्रोजेक्ट है आपका ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये लॉन्च हुआ है इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN का, जो असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो प्रिवेंट करे, रिड्यूस करे मरीन प्लास्टिक लिटर जो बड़े सारे मरीन ट्रांसपोर्ट और फिशरीज से आ रहे हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज रिडक्शन प्लास्टिक यूजेस का, फिशर्स का और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में। इसके अलावा नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें तो ये नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, ये लॉन्च हुई थी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन्वेस्टर समिट में जो गुजरात में हुई थी। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी जो आइडेंटिफाई करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नई आइडेंटिफिकेशन देती है और मोबिलिटी देती है इन न्यू इंडिया को। पॉलिसी क्या करेगी, स्क्रैप करेगी और फेज आउट करेगी अनफिट या पोल्यूटिंग व्हीकल्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में क्रिएट करेगी एक वायबल सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज और रिसाइकिल वाला। व्हीकल स्क्रैपिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे व्हीकल की लाइफ को ख़त्म करते हैं, उनको डिस्पोज करते हैं
जो पार्ट्स है उनकी रिसाइकिल होते हैं। इसमें हाईलाइट्स की बात करें तो डी रजिस्ट्रेशन होगा व्हीकल्स का। कमर्शियल व्हीकल्स जो डी रजिस्टर होंगे आफ्टर 15 ईयर्स, अगर उनका जो अगर फेलियर मिलता है उनको कि उनको नहीं मिल पाता फिटनेस सर्टिफिकेट, तो प्राइवेट व्हीकल्स भी डी रजिस्टर होंगी 20 साल बाद। अगर पाया जाता है कि वो अनफिट है या इन केस वो रिन्यू नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स है वो डी रजिस्टर्ड होंगी 15 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये प्रोवाइड करता है इंसेंटिव ओनर्स को, ओल्ड व्हीकल्स को, कि वो स्क्रैप अनफिट व्हीकल्स पे भेज सकते हैं थ्रू रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स। और ये जो स्पेशलिस्ट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ होगी अक्रॉस इंडिया मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है लीडेड पेट्रोल फेज आउट ग्लोबली। रिसेंटली UNEP ने अनाउंस करा इरेडिकेशन ऑफ हाईली polluting leaded petrol from the world, as Algeria, the last country to use this fuel, exhausted its supply। तो यही न्यूज़ है कि UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस करा है कि हम इरेडिकेट कर रहे हैं हाईली पोल्यूटिंग लेडेड पेट्रोल की, जो वर्ल्ड से हम कर रहे हैं। जैसे क्योंकि अल्जीरिया है, उनने भी जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं पोल्यूटिंग पेट्रोल है यूज़ करा है, वो भी एग्जॉस्ट हो गई उसकी सप्लाई। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ आती है वो है टेट्रा एथाइल लेड क्या है और उसका एप्लीकेशन कैसा होगा। तो टेट्रा एथाइल लेड जो है TLE एक ऑर्गेनिक लेड है, एक कलरलेस लिक्विड है जो एंटी नॉक है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी के साथ है, और ये फर्स्ट फाउंड हुआ था 1921 में। तो इसी को आप जब मिक्स करते हो पेट्रोल के साथ तो उसको बोलते हैं लेडेड पेट्रोल। और ये बेसिकली इम्प्रूव करता है ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल की एज़ कम्पेयर टू अनलीडेड पेट्रोल। यहाँ पे जो आप देखो तो ये बना था पॉपुलर एडिशन पेट्रोल और जेट फ्यूल्स में एज अ नॉकिंग इन इंजन, जो कि कॉज करता है लॉस ऑफ पावर, और इसमें जो रिस्क रहता है डैमेज करता है ये इंजन को। ऑक्टेन रेटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एक मिनट हो जाओ। तो ऑक्टेन रेटिंग में जिसको बुलाता है ऑक्टेन नंबर, इसको बोला जाता है ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन वैल्यू, जो डिफाइंड है परसेंटेज या वॉल्यूम फ्रैक्शन आइसो ऑक्टेन का मिक्स होता है आइसोएक्टेन नॉर्मल हेपेटाइन फ्यूल के साथ जब वो नॉक होता है और इनिशिएट होता है सेम कंप्रेशन रेशियो पे फ्यूल की तरह। ये मेजर करता है फ्यूल एबिलिटी, जो रेस्ट करता है अनवांटेड साउंड जो कि ऑटो इंजेक्शन के थ्रू होती है, जिसमें हायर ऑक्टेन नंबर होता है। ये ऐड करता है एथेनॉल पेट्रोल के साथ और ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग नॉकिंग एथेनॉल ऑक्टेन रेटिंग जो कि अराउंड है 109। फ्यूल डीजल फ्यूल के हिसाब से कैटेन नंबर है जो बेसिकली मेजर होता है इग्निशन डिले प्रॉपर्टी फ्यूल का। अगर यहाँ पे हायर कैथेनिन नंबर होता है तो उसका मतलब ये है कि रिड्यूस करता है इग्निशन डिले जो अवॉइड करता है नॉकिंग। अब हेल्थ इम्पैक्ट क्या है लेडेड पेट्रोल की वजह से, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया है, वो है टॉक्सिक है बहुत नेचर में और अब्जॉर्ब कर देता है रैपिडली, स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है लंग्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कर लेता है। सीरियस इम्पैक्ट देता है एनवायरनमेंट को जो थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और ये आइडेंटिफाई हुआ था 1924 में। कंटामिनेट करता है एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर, क्रॉप्स जो रिलीज़ करते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स, एवापोरेशन लॉसेस और एक्सीडेंटल स्पिल्स। एक्सपोजर जो है इसका अगर मिलता है, एक्सपोज हो जाते हो आप, तो है हार्ट डिजीज़ जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर आते हैं, कैंसर, स्ट्रोक, लोअर IQ जो स्पेसिफिकली हमने चिल्ड्रन में देखे हैं, और इम्पैक्ट करता है ब्रेन डेवलपमेंट पे। पार्टनरशिप जो है आपका क्लीन फ्यूल्स और व्हीकल्स का इनिशिएटिव हुआ था UNEP के द्वारा, 2002 में लॉन्च हुआ था वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट PCFU। ये एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो रिड्यूस करता है व्हीकल ऑफ एयर पोल्यूशन, जो कि होता है थ्रू प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स व्हीकल्स डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। PCFV का वर्क जो काम है वो है टुवर्ड्स ग्लोबल एलिमिनेशन लीडेड पेट्रोल पे, ग्रेजुएटेड डिक्लाइन करता है सल्फर का, और ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट एरियाज़ में। जो फेज आउट होता है 2000 में। सक्सेसफुल एलिमिनेशन जो लीडेड पेट्रोल की है वो एलिमिनेट करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं मोर देन 1.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ
जिसका बेटर IQ है अमंग चिल्ड्रंस, और ग्लोबल सेविंग होती है ओवर 2.4 टन एनुअली। यहाँ पे अगर आप देखो तो PCFV सपोर्ट एरियाज में 4 इंपॉर्टेंट है: टेक्निकल असिस्टेंस, रेजिंग अवेयरनेस, इन्वेस्टिंग रिफाइनरी अपग्रेड्स, ओवरकमिंग लोकल चैलेंजेस और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है फ्रॉम लोकल ऑयल और डीलर्स और जितने भी प्रोड्यूसर हैं लेड के। नेक्स्ट है आपका लैंड डिग्रेडेशन की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड डिग्रेडेशन बहुत न्यूज़ में है क्योंकि डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018-19 में रिसेंटली रिलीज़ करा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। तो लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन क्या है, तो ये इन्वायरमेंट का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लैंड डिग्रेडेशन एक डिफाइन है नेगेटिव ट्रेंड लैंड कंडीशन में जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ह्यूमन इंडाइस प्रोसेस के थ्रू होता है। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज जो कि एक्सप्रेस होते हैं लॉन्ग टर्म रिडक्शन या लॉस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग: बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, वैल्यू टू ह्यूमंस। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है लैंड डिग्रेडेशन जो अकर करता है फॉरेस्ट लैंड में। लैंड डिग्रेडेशन जिसमें अगर बात करें विद इन ड्राई लैंड रीजन, जिसमें एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड रीजन्स में आता है, इसको डेजर्टिफिकेशन टर्म दिया जाता है जो टर्न करता है फर्टाइल लैंड को डेजर्ट में। ठीक है, तो उसको डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब मेजर फैक्टर्स क्या है या मेजर ड्राइवर्स क्या है? नेचुरल प्रोसेस जैसे विंड या वाटर इरोजन हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, सैलिनिटी हो गया, अल्कलिनिटी हो गया, मास मूवमेंट हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, फ्रॉस्ट शैटरिंग हो गया, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो गई जैसे लैंड यूज़ हो गया, माइनिंग हो गई, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग हो गया, ब्रिकलिंग हो गया, इंडस्ट्रियल एफिलेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ इम्पैक्ट लैंड डिग्रेडेशन में और डेजर्टिफिकेशन में। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो रिड्यूस करता है लैंड प्रोडक्टिविटी, थ्रेटन करता है फूड सिक्योरिटी को, लाइवलीहुड को, इंडिजिनियस पॉपुलेशन की, स्मॉल फार्मर्स की। ये बेसिकली रिड्यूस करता है लैंड की एबिलिटी जो स्टोर करता है वाटर, जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी होती है। एक्सोब्रेट करता है एग्जिस्टिंग सोसाइटल टेंशन, फोकस करता है माइग्रेशन पे, इम्पैक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ पे, क्रिएट करता है आपका ग्राउंड फॉर जूनोटिक डिजीज़ जहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ आते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आ रही है। हायर थ्रेट होते हैं माइल रोटेशन का जो आपकी होती है फ्रॉम रिड्यूस फूड्स और वाटर सप्लाई। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉज है एक्सट्रीम वाटर वेदर इवेंट्स का, वो एस्केलेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस और जो डिस्ट्रप्शन करता है इकोसिस्टम सर्विसेज का, कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को। लैंड डिग्रेडेशन एक ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का जो एमिशन की बात करता है ग्रीन हाउस गैस का, रिड्यूस करता है इनेबिलिटी टू लैंड जो एक्ट करता है कार्बन सिंक के थ्रू। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है एक्सुबरेट करता है रेट और मैग्नीट्यूड करता है आपका सेवरल ऑनगोइंग लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस जो इंट्रोड्यूस करता है नया लैंड डिग्रेडेशन पैटर्न्स जो एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेटस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन इंडिया में की फाइंडिंग क्या है डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन का एटलस का, ये हमें समझना पड़ेगा। पहला है इंक्रीज करता है एरिया अंडर डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। सेकेंड है प्रेवलेंस प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजर्टिफिकेशन की और लैंड डिग्रेडेशन की कंट्री में। वाटर इरोजन जो है वो की उसकी वजह से होता है, उसके बाद वेजिटेशन डिग्रेडेशन और फिर विंड इरोजन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो इसमें हुई थी। यहाँ पे स्टेट वाइज फाइंडिंग भी हुई है, 2018-19 में अनाउंस करा था 23.79 जो एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में आ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन में आ रहा है, जो कि कंट्रीब्यूट हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, लद्दाख, यूटी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़े से छोटा वाला राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तेलंगाना। और स्टेट्स की बात करें तो झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा ज़्यादा दिखा रहे हैं। मोर देन 50% जो एरिया है डेजर्टिफिकेशन है और डिग्रेडेशन पे है। इसके अलावा स्टेप्स जो इंडिया ने लिए हैं ताकि वो टैकल करे लैंड डिग्रेडेशन, जो है इंडिया पार्टी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यूएन
CCD, जो बेसिकली प्लेज है कि वो रीच करता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट बाय 2030, जो पार्ट है कन्वेंशनल लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी स्ट्रैटेजी का। इंडिया प्रमोट करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर सेक्टर में। इस स्कीम के अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सिंचाई सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और जो बेसिकली हेल्प करता है रिड्यूस करता है डिग्रेडेशन, ठीक है ना। डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन सेक्टर्स जो इंडिया का है, ये इंपॉर्टेंट है। 2018-19, 2011-19 और 2003 और 5 का डेटा आप देख लो तो ये आपको समझ आ जाएगा। 2018-19 में आपका 29.77% है, और फिर आपका 97.85 MHA है। यहाँ पे 2011 का देखो तो 29.32 था, 96.40 MHA, और 2003 का देखो तो 3 से 5 का तो 28.76 है और 94.53 MHA। यहाँ पे अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कंसोलिडेट करा था इंटरवेंशन पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर आता है 1988 की। इस गाइडलाइंस में ये इनेबलिंग गाइडलाइंस है 1990 के जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक पार्टनरशिप है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ तो इम्पॉर्टेंट है, जो कि नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ काम करता है। MOEFCC इम्प्लीमेंट करता है 3 मेजर स्कीम्स जो डेवलप करता है फॉरेस्ट एरिया का: नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, एंड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FFPM। इसके अलावा इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है जो कॉम्बैट करता है लैंड डिग्रेडेशन। पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हमने ये देख लिया है, इंडिया इसका मेंबर भी है, देख लिया। 1994 में आया था ये सोल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करता है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के थ्रू। इन लॉन्च हुए थे UNCCD के अंडर जो कॉम्बैट करते हैं लैंड डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन। इसमें पहला है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट सेटिंग प्रोग्राम। ये कोलैबोरेशन है मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ जो सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को। नेशनल लैंड डिग्रेडेशन टारगेट जो सेटअप करते हैं, डेट जो है इसकी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 1994 में इस्टेब्लिश था, ये इम्पॉर्टेंट है। 120 कंट्रीज का पार्ट है, इंडिया में इसका पार्ट है, जैसे मैंने बताया कमिटेड है LDN टारगेट्स पे। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड भी है इसका, और ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था COP13 के, और ये COP13 में मीटिंग होती है इनका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, चाइना में हुई थी। और दोस्त ये फर्स्ट ऑफ द काइंड इन्वेस्टमेंट थी जहाँ पे व्हीकल लेवरेज पब्लिक मनी था जो रेज करा था प्राइवेट कैपिटल के थ्रू फॉर सस्टेनेबल लैंड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा ग्लोबल लैंड आउटलुक है एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। एसोसिएशन है इसका पब्लिकेशन UNCCD के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेट करता है सेंट्रल इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड क्वालिटी जो ह्यूमन वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 10th UNCCD कॉन्फ्रेंस के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP10 के अंदर, जो 2011 में लॉन्च हुआ था। और ये बेसिकली पार्ट है आपका 54 इनिशिएटिव का। ये प्रोग्राम एड्रेस करता है चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और मिटिगेशन। इसके अलावा बोने चैलेंजेस जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN ने 2011 में निकाला था। इसका ग्लोबल गोल है कि ये 150 मिलियन हेक्टेयर्स का जो डिग्रेडेड लैंड है उसको कम करे, और जो डिफॉरेस्टेशन लैंडस्केप है उसको रिस्टोर करे बाय 2020, और 350 मिलियन हेक्टेयर्स होना चाहिए इनका टारगेट जो है बाय 2030। इंडिया ने प्ली करा है कि वो 21 मिलियन हेक्टेयर्स का जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेशन लैंड है वो रिस्टोर करेगा। नेक्स्ट आपका है इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव और रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। इसका भी एम है कि ये स्ट्रेंथन करता है इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क का जो प्रिवेंट करता है हॉल्ट रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन G20 मेंबर स्टेट्स के अंदर ग्लोबली। लास्ट इसका न्यूज़ है वो है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन ऑन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD+, ठीक है, इसका एब्रिविएशन है ये मैकेनिज्म है जो पेरिस टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ने निकाला था।
एक फाइनेंशियल वैल्यू लाता है कार्बन स्टोर्ड फॉरेस्ट में, जो ऑफर करता है इंसेंटिव, डेवलप करता है कंट्रीज को कि वो रिड्यूस करें एमिशन फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड्स और इन्वेस्ट करते हैं लो कार्बन पाथ्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है इनिशिएटिव टू टैकल पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सैंड जो है आपका, सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली अगर बात करें तो रिलीज़ करा है 5 साल का रोड मैप, जो उसका एम था ये मिनिमाइज करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सैंड सिलिटेशन से और इलीगल सैंड माइनिंग से, ताकि वो प्रोड्यूस करे सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन। इस ओपन कास्ट माइनिंग कोल में अगर बात करें तो जो स्ट्रेटा लाइंग है अबव कोल सेम, उसको बोला जाता है ओवरबर्डन। ये कंप्राइज करता है क्ले, एलुवियल सैंड, सैंडस्टोन, इसमें रिच सिलिका कंटेंट भी होता है। ओवरबर्डन रिमूव करा जाता है, एक्सपोज जो होता है, एक्सट्रैक्ट करता है कोल बीनीथ से और कंप्लीशन के बाद कोल एक्सट्रैक्ट होता है। ओवरबर्डन जो यूज़ होता है बैक फिलिंग के लिए होता है और रिक्लेम करता है लैंड को ओरिजिनल शेप पे। इसके अलावा वाटर प्लस सिटी की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंदौर, जो इंडिया में आप सभी को पता है कंट्री का क्लीनेस्ट सिटी है, जिसको डिक्लेयर करा गया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर। ये सिटी डिफाइंड जो डिक्लेयर करते हैं एज वाटर प्लस, इसका मतलब है जितना भी वेस्ट वाटर है आपका जो हाउस होल्ड से निकलता है या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से निकलता है, वो ट्रीट होता है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जब वो रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। स्वच्छ सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल सर्वे करता है क्लीननेस, हाइजीन, सैनिटेशन सिटीज़ में और टाउन्स में अक्रॉस इंडिया, और ये लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। नेक्स्ट है फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन ने जॉइंटली एक लॉन्च करा है फॉरम, जिसका नाम है फॉरम फॉर डीकार्बनाइजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंडिया। ये पार्ट है NDCTIA के अंडर, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। एक जॉइंट प्रोग्राम है 7 ऑर्गेनाइजेशन का जो एंगेज करता है चाइना, इंडिया, वियतनाम। इसका ऑब्जेक्टिव है ये फैसिलिटेट करता है पैराडाइम शिफ्ट जो होता है ज़ीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट पे होता है अक्रॉस एशिया। ये प्रोजेक्ट पार्ट है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का, नीति आयोग का जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इंडिया का। ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में है 3rd मोस्ट CO2 एमिटिंग सेक्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बायोमिथेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च करा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडेड लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, इनोवेशन, वेस्ट टू एनर्जी, बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स को और बिजनेस मॉडल को। बायोमिथेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल माइक्रो बायोलॉजिकली कन्वर्ट होता है, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के कंडीशन में, टू बायोगैस। नेक्स्ट है आपका इंडिया का पहला स्मोक टावर जो है, एक्सपेरिमेंटल स्मोक टावर जो है सेटअप हुआ था न्यू दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में, जो प्योरीफाई करता है एयर को 1 किलोमीटर के रेडियस में। जो जो टावर है कंसिस्ट करता है एक पायलट स्टडी कि वो एसेस करे रिडक्शन कितना होता है पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन का अर्बन एरियाज में। एयर जो सक होता है वो फिल्टर होता है और रिलीज होता है थ्रू फैंस जो बॉटम में रहता है। ये टावर कंप्राइज करता है 5000 इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर्स का, जो फिल्टर कर सकते हैं माइक्रो पार्टिकल्स जिसमें आपका स्मोक, हाउस होल्ड डस्ट एंड पोल्यून में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मॉडल है वो है सुखेत मॉडल। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करा है सुखेत मॉडल, जो अडॉप्ट करा गया था राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा मधुबनी में, जो चेक करता है पोल्यूशन विलेजेस में कितना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गार्बेज और डंक जो हाउसेस है वो कलेक्ट होते हैं डोर टू डोर, वो फिर कन्वर्ट करा जाता है उसको वर्मी कंपोस्ट में। जो इनकम जनरेट होती है सेल ऑफ कंपोस्ट फार्मर्स, जो मतलब जो सेल आउट होता है कंपोस्ट, उससे क्या जो इनकम आती है फार्मर्स को मिलती है। फार्मर्स प्रोवाइड कैसे मिलती है? CNG के फॉर्म में, CNG सिलेंडर से मिलता है उनको। ये मॉडल 4 फोल्ड बेनिफिट है इसमें, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, मॉनेटरी पैसा मिलता है उनको फार्मर्स को गैस सिलेंडर्स का, और अवेलेबिलिटी होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को।
इसके अलावा नेक्स्ट जो है बायोडाइवर्सिटी है। तो कन्वेंशन और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज और वाइल्ड एनिमल्स के इम्पोर्टेंट है। ये एक रिपोर्ट कंडक्ट हुई थी जो आइडेंटिफाई करती है इम्पैक्ट क्या होता है प्लास्टिक पोल्यूशन का लैंड पे और फ्रेश वाटर माइग्रेटरी स्पीशीज पे, जो कि प्रोटेक्टेड है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज वाइल्ड एनिमल्स का। तो CMS की बात करें या बोन कन्वेंशन की बात करें, 1979 में हुआ था। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन एक्शन स्पीशीज के और हैबिटेट कंजर्वेशन का। स्पीशीज कंजर्वेशन जो है लिस्टेड है अपेंडिक्स 1 और 2 में। अपेंडिक्स 1 की स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन, और 2 की स्पीशीज है वो बेनिफिट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कंजर्वेशन की। इंडिया सिग्नेटरी है इस ट्रीटी का 1983 से ही, मतलब समझ लीजिए इंदिरा गांधी के टाइम से ही है। ठीक है, इसका बाद ये जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में है कि ये रिपोर्ट बताती है बड़ी सारी चीज़ें, और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के और UNEP के अंडर, जो पार्ट है जापान फंडेड काउंटर मेजर 2 प्रोजेक्ट का, जो आइडेंटिफाई करता है सोर्सेज क्या है और पाथवेज क्या है प्लास्टिक पोल्यूशन के रिवर्स में एशिया में। इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट करा था 53 मिलियन टन जो प्लास्टिक का है वो एक्वाटिक सिस्टम में आता है हर साल बाय 2030, जो इवेंचुअली इंक्रीज हो सकता है 90 मिलियन तक। रिपोर्ट हाईलाइट करता है केस स्टडी गंगा की, इरावदी डॉल्फिन की, डगोग और या सी काओ डॉल्फिन की, या एशियन एलिफेंट्स की, और बड़ी सारी एवियन स्पीशीज़ की जो इम्पैक्ट होता है। मेजर थ्रेट जो हाईलाइट करा गया रिपोर्ट में वो है इंटेंजलमेंट प्लास्टिक वेस्ट, जो बड़ा दिक्कत कर सकती है फिशिंग नेट्स पे। इंजेक्शन में प्लास्टिक इम्पैक्ट करता है फूड वेब को। स्पेस कंस्ट्रेंट है, हिंड्रेंस है आपका एयर वाटर इंटरफेयर ओइंग टू प्लास्टिक वेस्ट। माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें, जैसे ब्लैक फेस्ड स्पून बिल हो गया या ऑस्प्रे हो गया, उन्हें ऑब्जर्व करा है ये नेस्ट बनाती है आउट ऑफ प्लास्टिक, जिसकी वजह से इंटेंजलमेंट होता है चिकन्स का। इसके अलावा यहाँ पे न्यू रामसर साइट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे 4 साइट्स है इंडिया में जो ऐड हुई थी, 2 आपके गुजरात से और 2 हरियाणा से ऐड हुई थी रामसर लिस्ट में वेटलैंड्स की इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की। तो यहाँ पे आप देखो 4 जो चीज़ है वो है आप 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से। पहले हरियाणा वाला कंप्लीट कर लेते हैं। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव। तो ये बेसिकली ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा था, जिसका नाम है पीटर माइकल जैक्सन। इसमें 220 स्पीशीज से ज़्यादा रेसिडेंट है, विंटर माइग्रेटरी और लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं। थ्रेटन स्पीशीज इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जैसे सोशेबल लैपविंग इंडेंजर्ड है इसमें इजिप्शियन वल्चर। इसके अलावा हरियाणा में जगजर रीजन में एक है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैनमेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो स्टैब्लिश होता है 2009 में। और इसमें थ्रेटन स्पीशीज इंडेंजर्ड इजिप्शियन ह्यूमन वल्चर है, स्टेपी ईगल है और ब्लैक बिल्ड टर्न है। 250 बर्ड स्पीशीज सेंचुरी यूज़ करती है थ्रू आउट द ईयर, रेस्टिंग के लिए और रोस्टिंग साइट के लिए। इसके अलावा गुजरात में थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अहमदाबाद में एक ओल्ड इरिगेशन रिजर्वायर है जो बना था महाराजा ऑफ बड़ौदा के सपोर्ट से गायकवाड़ 1912 में। ये लाई करता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में। थ्रेटन वाटर बर्ड जो है इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वाइट रम वल्चर, सोशेबल भी लैपविंग वनरेबल सॉरस क्रेन और लेसर वाइट फ्रंटेड गूज है। वधवाना वेटलैंड में जो वडोदरा में आपका ये वधवाना एक सेंचुरी ओल्ड टैंक है जो अर्सवाइल किंग गायकवाड़ ने बनाया था 1909-1910 में। ये टैंक कैचमेंट एरिया है 860 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो डिराइव करता है वाटर औसरंग रिवर से, लाई करता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में, और ये होस्ट करता है कुछ इंडेंजर्ड चीज़ों को। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाई करता है सेंट्रल एशिया फ्लाई वे, और कुछ इंडेंजर्ड चीज़ें या थ्रेटेंड है
स्पीशीज इज endangered palace fish eagle, vulnerable common pochard और near threatened dalmatian pelicin grey headed fish eagle जैसी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिनेटर्स की बात करें, पहला जो ग्लोबल लेवल स्टडी आया था कंडक्ट करता है इंडेक्स कॉजेज इफेक्ट्स जो है इसके डिक्लाइन होते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज में, जो पॉलिनेटर स्पीशीज निकालें। टॉप 3 ग्लोबल कॉज है पॉलिनेटर्स का, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लैंड मैनेजमेंट, प्राइमरी गेजिंग आ गया, फर्टिलाइजर क्रॉप मोनोकल्चर हो गया फार्मिंग का, वाइड स्प्रेड पेस्टिसाइड हो गया। बिगेस्ट रिस्क रहता है ह्यूमन के लिए क्रॉप पॉलिनेशन डेफिशिएंट, फॉल होता है क्वालिटी में और क्वांटिटी में फूड और बायोफ्यूल क्रॉप्स में। स्टडी पॉइंट आउट करती है चाइना और इंडिया बड़े रिलायंट रहते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स पे, जो जिन पे पॉलिनेटर्स ज़रूरत होती है और वो रिक्वायर करते हैं पीपल की पॉलिनेट करे कुछ फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को हाथ के द्वारा। यहाँ पे पॉलिनेटर्स की मतलब क्या है कि पॉलिनेटर हेल्प करता है कैरी आउट करने के लिए पॉल्यून फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन टू फीमेल पार्ट जो सेम या अनदर फ्लावर का होता है स्टिग्मा। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने शायद बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। मूवमेंट्स जो होते हैं आपके पोलन के वो प्लांट्स के लिए होते हैं और वो फर्टिलाइज होते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स, सीड्स, यंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, बाकी तो दूसरे प्लांट होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं पोलन के थ्रू, जो कि विंड, वाटर या पॉलिनेटर से कैरी आउट करते हैं। पॉलिनेटर्स में कौन कौन आते हैं? इंसेक्ट आते हैं, एनिमल्स आते हैं जैसे बी हो गया, मॉथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्मॉल मैमल्स या बैट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बेनिफिट क्या है पॉलिनेटर्स का कि ये हेल्प करता है 75% क्रॉप प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स और सीड्स को पॉलिनेट करने के लिए, इंक्रीज़ करता है बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज़ करता है फूड प्रोडक्शन, प्रोवाइड करता है माइक्रो न्यूट्रिशन फूड, मेंटेन करता है इकोसिस्टम। इसके अलावा 4.6.4 प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज़ में थे, यहाँ पे पहला जो है वो है सीता नदी उन्नति टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। ये पहली बार हुआ है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अर्बन एरिया का, और ये कोर एरिया है टाइगर रिजर्व का भी। उन्नति जो है आपका उद्दती जो है टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट। इसमें 4 टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। पहला है सीता नदी उन्नति टाइगर रिजर्व, सेकंड है आपका अचक नामर टाइगर रिजर्व, फिर थर्ड है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और फिर है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका चंगटैंग एंड पोंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है तो आप देख लो ना। ये बेसिकली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है, और इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। उनने क्लियरेंस दी है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो LAC के पास होती है, तो ये LAC समझ लीजिए लद्दाख में ही है, LAC जैसी आ जाता है। तो पैंगोंग सो जो लेक आपकी थी वैसे आप याद कर सकते हो, पैंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रोड जो बन रही है ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपका लद्दाख के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रही है, और ये बॉर्डर के पास बन रही है, जॉर्डन बॉर्डर्स पर बन रही है। ये बेसिकली इनकम्पास करेगी 2 फेमस हाई ऑल्टीट्यूड वाटर लेक्स जो है पैंगोंग सो और सोमोरी जो है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रोड है। तो LAC के पास आई थिंक इसलिए डिफेंस पर्पस के लिए क्लियरेंस दे दिया होगा। पैनल ने क्लियरेंस दी है कंस्ट्रक्शन बॉर्डर आउटपोस्ट का ईस्ट सिक्किम में, और ये अलाउ करता है लॉजिस्टिक सपोर्ट पैंगोलाक सेंचुरी का, ठीक है। पैंगोंगलाक जो रेंज है आपका, ये आपका एक्सटेंड करता है चोला रेंज से, सेपरेट करता है सिक्किम को भूटान से। ये सेंचुरी जो टिपिकली है अल्पाइन टेम्परेट
सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन में है, हाई एल्टीट्यूड है इसका लेक का, अराउंड जिलप्पा। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज हमने देखी है इसकी। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है राजस्थान से। राजस्थान से पहले महाराष्ट्र को देख लेते हैं। थाने क्रीक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है बायोडाइवर्सिटी रिच थाने क्रीक, जो इंक्लूड होता है आपका प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, और ये सराउंड करता है इको सेंसिटिव जोन को, जो कि इंक्लूडेड है रामसर साइट्स पे। अब प्रेजेंटली महाराष्ट्र के 2 रामसर साइट है, नंदूर मुद्धेश्वर नासिक में है, और लोना क्रेटर बुलदाना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी, राजस्थान। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव करा है कंजर्वेशन रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी राजस्थान में, जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। 4 टाइगर रिजर्व है ये आपका स्टेट में। रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बफर एक्ट करता है रणथंबोर नेशनल पार्क के लिए। इसमें फ्लोरा फौना की बात करें तो इंडियन वुल्फ, लेपर्ड, स्ट्राइपेड हाइना, स्लॉट पियर, गोल्डन जैकल, चिंगारा, नीलगाय एंड फॉक्स जैसे जीव है। ये लिंक करता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व को नॉर्थ ईस्ट के साथ, और मुखिंद्रा हिल टाइगर रिजर्व साउदर्न साइड पे। सरिस्का टाइगर रिजर्व 3rd है टाइगर रिजर्व स्टेट में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व इम्पॉर्टेंट है, जो 3rd रिजर्व है इस स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कंजर्वेशन मेजर्स है, इसमें पहला है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC, इंडिया का और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना यूनिवर्सिटी में बन रहा है, बिहार में। ये सेंटर जो है आपका बैंक्स ऑफ गंगा में बन रहा है, और रिकमेंडेशन जो है स्टीयरिंग कमेटी की है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। कमेटी के हिसाब से बिहार के पास एक नेशनल एडवांटेज है कि वो अकाउंट करती है 50% वर्ल्ड का रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है अनाउंस हुआ था 2020 में, इन्वर्साज करता है लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, एनहांस करता है डॉल्फिन की पॉपुलेशन को, इंप्लीमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू, इन्वॉल्व करता है कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन एक्वाटिक हैबिटेट। यहाँ पे यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, स्पेसिफिकली एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ आती है। ये बेसिकली एनहांस करता है फिशरमैन को और अदर रिवर्स को, ओशन डिपेंडेंस पॉपुलेशन को, और इस टाइप करता है इम्प्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ को। इंडिया में 14, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व है जो सेट हो रहे हैं आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड टाइगर कंजर्वेशन पे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल टाइगर रिजर्व 2021 के ओकेजन पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस करा है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स एक्रेडिटेशन 14 जो होगा 14 आउट ऑफ 51 टाइगर रिजर्व। तो 14 टाइगर रिजर्व को एक्रेडिटेशन मिलेगा। उनमें से पहला है असम में मानस, काजीरंगा और ओरांग, ठीक है। सेकंड है वेस्ट बंगाल से सुंदरबन, 3rd है वाल्मीकि बिहार, 4th है उत्तर प्रदेश से दुधवा, 5th है आपका पन्ना, कन्हा, स्तूपा और पेंच। नेक्स्ट है आपका अनुमलाई और मुडुमलाई तमिलनाडु से, फिर आपका परम्बिकुलम केरला से, और बांदीपुर कर्नाटका में। नेक्स्ट है आपका गुदेलू जिनी पूल गार्डन तमिलनाडु। तो ये जो है गार्डन, पूल गार्डन जो है एक एग्जाम्पल है पार्टिसिपेटिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, गुलदारूर फॉरेस्ट डिवीजन पे, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। पार्टिसिपेटिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये वर्क करता है को मैनेजमेंट और गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है विलेजेस कम्युनिटीज़ का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव मीट करता है, इन साइटू कंजर्वेशन होता है एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ का, और एक्स साइटू कंजर्वेशन होता है रेयर इंडेंजर्ड और थ्रेटन प्लांट स्पीशीज़ का। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज जो ऑल इंडिया एलिफेंट और टाइगर पॉपुलेशन का है। इसमें इस ओकेजन पे वर्ल्ड एलिफेंट डे पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्हें अनाउंस करा एक जॉइंट एक्सरसाइज जो कि होगी ऑल इंडियन एलिफेंट्स की और टाइगर पॉपुलेशन की एस्टिमेशन की 2022 में, ठीक है। ये बेसिकली एक्सरसाइज का मतलब ये है कि सर्वे करेंगे, ठीक है।
करंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन टेक्निक, मतलब पॉपुलेशन एस्टिमेट करेंगे कितनी पॉपुलेशन है 2022 में, ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो यहाँ पे टाइगर्स का जो एस्टिमेट टेक्निक्स है वो है एम स्ट्रिप्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, यूज़ करते हैं जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीआरएस टाइगर एस्टिमेशन के लिए। एलिफेंट का लार्जली जो बेस होता है वो डायरेक्ट काउंटर होता है, क्योंकि एलिफेंट से क्योंकि वो हर्बीवोर एनिमल होता है इसलिए। अदर टेक्निक जो यूज़ होती है कैमरा साइटिंग होती है, ट्रैपिंग होती है, काउंटिंग फुट मार्क्स होते हैं, ये जैसे टेक्निक है। इसके अलावा लास्ट न्यूज़ है, उसके बाद हम ओवर करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। नेशनल जेनी बैंक एट NBPGR, तो इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में पूसा में आया है। तो NBPGR एक नोडल इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल पे जो एक्विजिशन और मैनेज करता है इंडिजिनस एक्सोटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि फूड और एग्रीकल्चर के लिए है। इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, रिफर्बिश करता है नेशनल जीन बैंक, जो सेकंड लार्जेस्ट है जीन बैंक वर्ल्ड का। इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन जम प्लाज्म की है, जिसमें फैसिलिटीज़ जो है सीड जेन बैंक की है, इंट्रो आपका जीन बैंक की है और कायरो जीन बैंक है। इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।